2025 की सुबह में 1 घंटे में 18 मिसाइल करी थी कीव में। तो उन्हें तो और अपनी जान कीव बचाना कितना मुश्किल छोटा होगा सा इससे। शहर है, हमारे बरेली से 4 गुना मान लो, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। तो उसमें 1 घंटे में 18 मिसाइल, मतलब वो अपनी सब जान बचाने लगे। प्लस कुछ स्टूडेंट्स निकलने के लिए गए थे वहाँ से, अच्छा। अलग अलग शहर से फ्लाइट लेने के लिए। अच्छा। फ्लाइटें एक साथ में कैंसिल हो गई, कुछ लोगों की अगले दिन फ्लाइट थी। जैसे 24 में फ्लाइट थी, मेरा एक दोस्त है बिहार से, उसकी 24 में फ्लाइट थी, 23 को वो कीव पहुंच गया था। ठीक है जी, तो वो वहीं फंस गया फ्लाइट तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी, नींद नहीं आ रही थी। लेकिन हम बेहतर है, बस घर आ जाए। बिल्कुल आइए, आपकी बच्ची, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हमारे हॉस्टल में मतलब बंकर है नहीं। अच्छा। हाँ, तो बहुत गड़बड़। शाम रात हुई, रात में अलार्म बजा पूरे शहर में, पूरा इमरजेंसी का अलार्म लग गया कि अब अटैक होने वाला है। ग्रुप्स में मैसेज भी आ गया कि 1 से 2 के बीच में सेंटर पे अटैक होगा। और हमारा हॉस्टल बिल्कुल सिटी सेंटर पे ही है। अच्छा। हाँ, तो पूरे शहर की लाइटें बंद करा दी गई सबको। तो हमारे बराबर में एक मार्केट है, रेनॉक नाम है उसका मार्केट का। ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे लाइट जल रही थी काफी, 10 लाइटें। ठीक है। हाँ, तो पूरे सिटी में, पूरा सिटी बिल्कुल लाइट्स बंद था। हमने हॉस्टल के ऊपर वही लाइट जाई तो और ज्यादा घबराहट हो रही थी फिर देख के। अच्छा। हाँ, तो सीनियर्स का फोन आया कि ये बैग पैक कर लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए, जूते वूते पहन के रहो, एक पानी का बोतल डाल लो, अगर 1 और सायरन बजे बस भाग लीजिए। बस उन्हें वहाँ सभी के बच्चे। अगर ये नहीं होता तो अच्छे खासे बच्चे पहले ही निकल आते, क्योंकि किराया इतना ज्यादा बढ़ा दिया और बच्चे उसमें सोचने में मजबूर हुए कि हर आदमी इतना पैसा नहीं दे सकता था, अफोर्ड नहीं कर सकता। 60,000, 70,000, 80,000, लाख तक पहुंचा दिया। तो ये इसमें कुछ वजह ये भी रही बच्चे ना आने की, एक वजह ये भी रही कि किराया बहुत ज्यादा बढ़ा। तो मैं हॉस्टल में रात में मैं लेट सोया था उस दिन। मैं तकरीबन 4 बजे सोया था और 5:30 बजे कुछ दोस्त आए, उन्होंने उठाया कि अटैक हो गया। अच्छा। हाँ, तो मैंने उठा, मैंने अपनी विंडो में देखा अपने रूम की, तो कुछ नहीं देखा। फिर मैं अपोजिट वाले रूम में गया, अपोजिट डायरेक्शन वाले उसमें देखा तो सामने काफी धुआं ही धुआं। अच्छा, वही उसी जगह। हाँ, क्योंकि हमारे हॉस्टल से करीब 3.5 किलोमीटर दूर मिलिट्री बेस है और एयरपोर्ट और मिलिट्री बेस मतलब एक ही है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे एक मिसाइल फेंकी थी, तो हम वहीं खड़े थे देख रहे, तो एक मिसाइल हमारी आंखों उड़ा लिया था। जी। तो ये कितनी सच्चाई है इसमें? पहले अटैक से पहले एयर इंडिया ने 3 फ्लाइट लगाई थी, 22 फरवरी, 24 फरवरी और 26 फरवरी की, जिसका फेयर था $800, मतलब तकरीबन 60,000 रुपये। अच्छा, पहले कितना था वो? नॉर्मल वैसे फ्लाइट का टिकट 25 से 30,000 का पड़ता है, एक तरफ का या एक साइड का। एक साइड का। जी। तो मतलब डबल कर दिया था उन्होंने हाँ, आपका कहने में। डबल से भी थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। 120 तक किया है, मैंने देखा था 120 तक रहा है उसमें। अच्छा, 1,20,000। फिर मैंने आज मेरे पास मेरी बेटी का टिकट है, तो मैंने देखा, मैं भी नहीं करा पाता उसमें, तो उसका 12 तारीख का टिकट मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। उस वक्त उसकी रेंट है 45,000। ये इन्होंने काम किया, अच्छा। रेंट बढ़ाए। तो और काश ये प्राइवेट नहीं होती, तो अगर एयर इंडिया प्राइवेट नहीं हो तो ये उन्हें किराया लेते। अब उन्होंने मौके का फायदा उठाया, उन्होंने किराया से। क्यों नहीं छोड़ा? जी, पहली दिक्कत तो ये रही कि यूनिवर्सिटी उन्होंने बंद नहीं की। अच्छा। यूनिवर्सिटी से काफ़ी अपील करी हमने, डीन से काफ़ी बार मीटिंग करी कि ऑनलाइन कर दीजिए, हम घर को चले जाएं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। कह रहा कोई परेशानी वाली बात नहीं। यूनिवर्सिटी ने हमेशा यही कहा कि सब नॉर्मल है, ऐसा तो होता रहता है बट कुछ होगा नहीं, बट उन्होंने हमें बहुत गुमराह किया। 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। फिर रोमानिया के बॉर्डर पे आके वहाँ 10-12 घंटे लगे। उसके बाद वो शाम में वहाँ उसने बॉर्डर क्रॉस किया और वो रोमानिया में एंटर हुआ। साथियों, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनवर खान। साथियों, जैसे कि इस वक्त हालात है, आपने देखा होगा कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है। उस हमले के बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यूक्रेन में लगातार बमबारी जारी है और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एज ए इंडियन अगर हम कहें कि हमारे 25,000 बच्चे वहाँ पर फंसे हुए थे, जिसमें भारत सरकार ने पहल की है और काफ़ी बच्चे वहाँ से आ भी गए हैं। आज भी सुनने में आया है कि 6 फ्लाइट्स जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए। साथियों, अगर हम बात करें इंडियन स्टूडेंट्स के परिवारों की, लोग बहुत परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर, और माँ बाप तो परेशान होते ही हैं, परिवार भी परेशान है, पड़ोसी भी परेशान है। और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जब तक एक एक बच्चा यहाँ नहीं आ जाएगा, किसी भी हिंदुस्तानी को चैन नहीं पड़ेगा। लगातार उनके लिए दुआएं हो रही हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं, मस्जिदों में लोग दुआ कर रहे हैं, मंदिरों में लोग दुआ कर रहे हैं, गुरुद्वारों में लोग दुआ कर रहे हैं, किसी भी तरह से हमारे बच्चे सकुशल और सुरक्षित इंडिया वापस आ जाएं।
अगर हम बदायूं की बात करें तो बदायूं के भी लगभग 10 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनके माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर। साथियों, अगर हम मीडिया की बात करें तो जिस तरह की खबरें आ रही हैं या कुछ मीडिया चैनल इस तरह की फिजूल सी खबरें चला रहे हैं कि माँ बापों का दिल जो है वो हलक में आ जाता है। मीडिया चैनल इस तरह की खबर चला रहे हैं कि खाक हुआ खाक हुआ, जबकि हमारे हजारों बच्चे वहां फंसे हुए हैं। संवेदनहीनता की ये पराकाष्ठा है कि इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। मैं मीडिया चैनल से भी आग्रह करता हूं कि जब आप इस तरह के स्क्रीन जब लगाते हैं आप इस तरह के शब्द, तो आपने सोचा है कि माँ बाप क्या गुजरती है जिनके बच्चे कीव में खार में फंसे हुए हैं। जब आप ये देखते हैं खार तबाह होगा कि फना होगा, तो माँ बापों पर क्या गुजरती होगी जिनके बच्चे अभी वहां फंसे हुए हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरह की खबरें न चलाएं। ये मीडिया से भी मेरा आग्रह है, इस तरह की संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए। साथियों, बदायूं से जो 10 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं उसमें से खुशी की बात यह है कि एक अयाज अंसारी साहब अपने घर सुरक्षित आ गए हैं। बड़ी खुशी की बात है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बदायूं से उनकी फैमिली ने एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिया था और अपने बच्चे की मदद की गुहार लगाई थी। अयाज खुशकिस्मत हैं कि सही वक्त पर अपने परिजनों से मिल गए। अभी बहुत सारे ऐसे परिजन हैं जिनके बच्चे उनके पास तक आना बाकी हैं। आज हम अयाज अंसारी से मिलने उनके घर पर आए हुए हैं। अयाज अंसारी से हम बात करेंगे कि वहाँ यूक्रेन में किस तरह के हालात हैं या किस तरह की परेशानियों का उन्होंने सामना किया। उससे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर आरिफ साहब से। जब हम अयाज अंसारी साहब के यहाँ पहुँचे तो वहाँ पर हमारे ही सामने डॉक्टर आरिफ साहब भी आए और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी भी यूक्रेन में फंसी हुई हैं और अब वो रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करके रोमानिया के शेल्टर्स में हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरिफ भाई से। परेशान है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी दुआ करें। आरिफ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरिफ भाई, मैं ये जानना चाहता हूं क्या है बेटी का, आप बताइए पूरा किस तरह से है। मेरी बेटी मोहिता शर्फ टर्नोपिल में 3rd ईयर की स्टूडेंट्स है और वो 2 दिन उसमें बेसमेंट में रही और उसके बाद उसे मौका लगा तो वो 26 तारीख को वहाँ से निकली और निकलने के बाद वो 18 घंटे चलने के बाद में उसे 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। फिर रोमानिया के बॉर्डर पे आके वहाँ 10-12 घंटे लगे। उसके बाद वो शाम में वहाँ उसने बॉर्डर क्रॉस किया और वो रोमानिया में एंटर हुई। वहाँ आने के बाद वो शेल्टर होम में आज 4 दिन हो गए। वो अभी तक उसका यहाँ वेट कर रही है फ्लाइट के लिए और उसे फ्लाइट नहीं मिली है। मैंने सुना है शायद फ्लाइट ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन अभी बच्चे का नंबर नहीं आया। इस वजह से थोड़ा रिलीफ तो हुआ है लेकिन जब तक वो घर नहीं आ जाती जब तक परेशानी है और वो जल्द से जल्द आए ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कल शायद कोई फ्लाइट कैंसिल हुई है, आज बताते हैं फ्लाइट चली है, लेकिन अभी मेरा उससे संपर्क हुआ है तो वो बता रही है अभी हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जिससे हम यहाँ पर हमें कोई फ्लाइट का इंतज़ाम हुआ है इंडिया आने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आ जाए। जब तक बच्ची घर नहीं आती जब तक परेशानी तो बनी हुई है। भले से वो वहाँ से निकल आई है लेकिन रोमानिया पहुँच गई है, फिर भी एक तकलीफ है कि वो जल्द से जल्द घर आए। अरे भाई देखिए, आपकी इस परेशानी में पूरा देश आपके साथ है, सरकार आपके साथ है। भारत सरकार ने अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा है। जो भी 4 कंट्रीज़ हैं जहां बच्चे जाए जा रहे हैं, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया एंड रोमानिया हो गया, चारों जगह सरकार ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा है। उनके नंबर भी डिस्प्ले किए हैं कि अगर किसी तरह की किसी परिवार को वाले को अगर कोई इंक्वायरी करनी है, कोई क्वेरी करनी है तो वहाँ उनसे पूछ सकते हैं। अरे भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेटी से आपकी लगातार बात हो रही होगी। ये जो 6-7 दिन गए किस तरह के गुजरे जब तक वो यूक्रेन में थी? यूक्रेन में थी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, नींद नहीं आ रही थी। लेकिन अब बेहतर है, बस घर आ जाए। बिल्कुल आइए, आपकी बच्ची, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और पूरा देश बच्चों के लिए दुआ कर रहा है, पूरा देश बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा है। और जब इतनी दुआएं किसी के साथ होंगी तो उसका दुनिया की कोई ताकत बाल भी बाका नहीं बिगाड़ सकती। माँ बाप को कमज़ोर नहीं होना है। आप लोग अगर कमज़ोर हो जाएंगे तो बच्चे टूट जाएंगे। इस वक्त बच्चों की सबसे बड़ी ताकत जो है उनके वो परिवार वाले हैं जो इंडिया में हैं।
और अगर आप उनसे बात करोगे और ये कहोगे कि बेटा घबराना मत, सब कुछ दिक्कत हो गई, बल्कि मेरा तो हर माँ बाप से ये कहना है कि आप अपने बच्चों की ताकत बनिए। जिस तरह के हालात बच्चे वहां फेस कर रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी दूर पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, बमबारी हो रही है, तो जिन बच्चों ने पटाखों की आवाज भी ठीक से नहीं सुनी है उस तरह की बमबारी पर, वो डर जाएंगे और डर गए होंगे, और उन्होंने जो ये चीजें फेस की हैं शायद जिंदगी में कभी नहीं की है। इस वक्त हमें उनकी ताकत बनना है, हमें कोशिश करना है कि हमारे बच्चे पैनिक ना हो, क्योंकि हम यहाँ उनके लिए दुआ तो करते रहे लेकिन उनकी हिम्मत भी बनाते रहे। मैं आरिफ भाई यही आपसे मेरी गुजारिश है, आप हिम्मत रखिए और पूरा देश आपके साथ है, आप बेफिक्र रहिए, हम सब आपके साथ हैं। जब बच्चा जाम में फंस जाता है तो हम लेकिन लेने नहीं जाते हैं। अब वो ऐसी जगह है जहाँ वो है, मालूम है सेफ है, लेकिन फिर भी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द आ जाए। कोई दिक्कत नहीं है, बच्ची ने आपके बॉर्डर क्रॉस कर लिया है रोमानियन, और वहां पर थोड़ी सी परेशानी तो हो रही है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो एक बार बॉर्डर क्रॉस होकर दूसरे देश में पहुंच गए हैं, तो जो बच्चे कीव में या खारकाइव में या यूक्रेन में फंसे हैं उनके कंपैरिजन ये बच्चे अब सुरक्षित हैं। तो बच्ची आ जाएगी, घबराए ना आप और आप बेफिक्र रहिए। चलिए बात करते हैं, अयाज से बात करते हैं। अयाज, बहुत बहुत खुशामदीद, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप वहां पर स्टडी कर रहे थे जी, तो पहला जो मेरा सवाल है कि जब इस तरह के हालात जब बढ़ रहे थे, भारत सरकार का कहना है कि हमने एडवाइजरी जारी की थी, एडवाइजरी जारी भी हुई थी कि आप बच्चे जो हैं वो यूक्रेन छोड़ दीजिए। क्या ऐसी दिक्कत रही कि आप लोग यूक्रेन नहीं छोड़ पाए, क्यों नहीं छोड़ा? जी, पहली दिक्कत तो ये रही कि यूनिवर्सिटी उन्होंने बंद नहीं की। अच्छा, यूनिवर्सिटी से काफ़ी अपील करी हमने, डीन से काफ़ी बार मीटिंग करी कि ऑनलाइन कर दीजिए, हम घर को चले जाएं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। कह रहा कोई परेशानी वाली बात नहीं। यूनिवर्सिटी ने हमेशा यही कहा कि सब नॉर्मल है, ऐसा तो होता रहता है बट कुछ होगा नहीं, बट उन्होंने हमें बहुत गुमराह किया। अच्छा ये बताइए, आज 25,000 के लगभग बच्चे हैं, तो जब एडवाइजरी जारी हो गई थी क्या कुछ बच्चों ने छोड़ा यूक्रेन? हाँ, मेरे हॉस्टल में करीब 130 बच्चे हैं, जिसमें से जिस दिन अटैक हुआ उससे एक दिन पहले करीब 25 बच्चे आ गए थे 25 बच्चे। अच्छा, तो अच्छा एक चीज और बताइए जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मीडिया में कुछ मीडिया चैनल कोई खबर दिखाते हैं, कुछ मीडिया चैनल कुछ खबर दिखाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो फ्लाइट जा रहे थे उन्होंने अपना जो फेयर था बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था जी, तो ये कितनी सच्चाई है इस बात में? पहले अटैक से पहले एयर इंडिया ने 3 फ्लाइट लगाई थी, 22 फरवरी, 24 फरवरी और 26 फरवरी की, जिसका फेयर था $800, मतलब तकरीबन 60,000 रुपए। अच्छा, पहले कितना था वो? नॉर्मल वैसे फ्लाइट का टिकट 25 से 30,000 का पड़ता है, एक तरफ का या एक साइड का जी, तो मतलब डबल कर दिया था उन्होंने। डबल से भी थोड़ा ज्यादा ही कर दिया था। 120 तक किया है, मैंने देखा था 120 तक रहा है। अच्छा, 1,20,000। फिर मैंने आज मेरे पास मेरी बेटी का टिकट है जो मैंने देखा, क्योंकि मैं भी नहीं करा पाता उसमें, तो उसका 12 तारीख का टिकट मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। उस वक्त उसकी रेंट है 45,000। ये इन्होंने काम किया। अच्छा, रेंट बढ़ाए तो काश ये प्राइवेट नहीं होती, तो अगर एयर इंडिया प्राइवेट नहीं हो तो ये उन्हें किराया लेते। अब उन्होंने मौके का फायदा उठाया, उन्होंने किराया सबने बढ़ाया। देखिए ये तो आरिफ भाई ये बड़ी शर्मिंदगी सी बात है, ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कोरोना काल में भी हमने देखा कि जो स्टीमर मार्केट में 200 रुपए का मिलता है वो स्टीमर 500 रुपए का बिक रहा था। कब्रिस्तान में लकड़ियां नहीं थी चिताओं के लिए, कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिल रही थी लोगों को दफनाने के लिए, एम्बुलेंस वाले 12-12 हज़ार रुपए ले रहे थे 5-5 किलोमीटर के। तो एज एन इंडियन ये थोड़ी शर्मिंदगी वाली बात तो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपदा में अफसर ये नहीं होना चाहिए। आपदा में अफसर, और दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो लोग मुश्किलों में, परेशानी में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस मौके का फायदा उठाते हैं। ये नहीं होना चाहिए और इस पे भी सरकारों को कड़े कदम उठाने चाहिए इस तरह की चीजों के लिए। निजीकरण होना ठीक बात है, बट ये इस तरह से उन बच्चों के साथ जो दूसरे देश में फंसे होंगे वो सभी के बच्चे, अगर ये नहीं होता तो अच्छे खासे बच्चे पहले ही निकल आते, क्योंकि किराया इतना ज्यादा बढ़ा दिया और बच्चे उसमें सोचने में मजबूर हुए कि हर आदमी इतना पैसा नहीं दे सकता था, अफोर्ड नहीं कर सकता। 60,000, 70,000, 80,000, लाख तक पहुंचा दिया। तो ये इसमें कुछ वजह ये भी रही बच्चे ना आने की, एक वजह ये भी रही कि किराया बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। अब तो खैर फ्री आ रहा है, ये गवर्नमेंट का लाख लाख धन्यवाद है, लेकिन उस वक्त में ये अगर ये सिचुएशन नहीं होती, किराया कमी होता, तो बच्चे बहुत कुछ बाहर आ जाते जी। ये आज जो हम इस परेशानी का सामना कर रहे हैं ये शायद आधी से भी ज्यादा कम हो गई। अच्छा अयाज, ये बताइए शुरुआत में जिस दिन ये अटैक हुआ तो उससे पहले के दिन नॉर्मल था सब कुछ यूक्रेन में? बिल्कुल, काफी सारा नॉर्मल था, बिल्कुल किसी चीज का डर नहीं था। अच्छा, हाँ, उससे पहले यूनिवर्सिटी ने एक दिन पहले ही ऑनलाइन की थी, वो भी हमने
काफी मतलब कहा था उसके सामने, वो मार्च करा था, धरना दिया था, जैसे हम बोलते अच्छा, हैं। ये एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा यूक्रेनियन पीपल्स के बारे में। जैसे हम यहाँ पर इंडिया में भी एडवाइजरी जारी हो रही थी, और अगर हम दूसरे देशों की बात करें, उन्होंने भी अपने जो भी इनके सिटीजन थे उनको वहां से निकाला। तो यूक्रेनियंस को भी ये पता होगा कि हम पर हमला होने वाला है, क्या वो इस तरह की कोई तैयारी नहीं कर रहे थे जिससे ये कुछ, जैसे अगर हमें ये पता लग जाता है कि कल कर्फ्यू लगेगा, तो लोग क्या करते हैं कि लोग खरीदारी करते हैं, मार्केट में जाते हैं, भगदड़ सी मचती है। मैं आपको बताऊं, जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की जब घोषणा की थी, तो उसके बाद कैसी अफरा तफरी थी, कैसे हलचल थी बाजारों में, और एकदम से महंगाई भी इंक्रीज हुई थी, लोगों के पास स्टॉक कम था, और जो लॉ ऑफ डिमांड है कि मांग ज्यादा थी और आपूर्ति कम थी, तो एकदम से इंक्रीज हुए। तो क्या वहां यूक्रेन में इस तरह से चीजों पे महंगाई वगैरह ये सब चीजें नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ था। मेरा ये मानना है, कि इनको भी पूरी तरह से ये नहीं पता था कि अटैक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इनका ये लड़ाई तो 97 या 99 से करीब 2014 से चल रही है। हाँ, हाँ, इससे पहले 2014 में लड़ाई हुई थी, तब भी सेम यही हो गया था, बट इतने अटैक नहीं होते, तो उन्हें ये लग रहा था शायद इस बार भी नहीं हो, बट अच्छा, जो कुछ होगा वो स्टार्टिंग होगी, फिर वो फौरन बातचीत हो जाएगी, ये उन लोगों का रहा होगा। तो अच्छा, ये बताइए, जब जिस दिन अटैक हुआ तो आप कहाँ थे उस दिन? मैं हॉस्टल में ही था। अच्छा, हॉस्टल में? क्योंकि मैं उस दिन मेरी सुबह में क्लासेस नहीं थी। अच्छा, और ऑनलाइन क्लासेस भी हो गई थी उसी दिन से इत्तेफाक। अच्छा, आप जब अपने हॉस्टल में थे, कोई आपके आसपास भी हुआ था कोई हमला? वही तो मैं हॉस्टल में रात में मैं लेट सोया था उस दिन। मैं तकरीबन 4 बजे सोया था, और 5:30 बजे कुछ दोस्त आए, उन्होंने उठाया कि अटैक हो गया। अच्छा। हाँ, तो मैंने उठा, मैंने अपनी विंडो में देखा अपने रूम की, तो कुछ नहीं देखा। फिर मैं अपोजिट वाले रूम में गया, अपोजिट डायरेक्शन वाले, उसमें देखा तो सामने काफी धुआं ही धुआं। अच्छा, वहीं उसी जगह? हाँ, क्योंकि हमारे हॉस्टल से करीब 3.5 किलोमीटर दूर मिलिट्री बेस है, और एयरपोर्ट और मिलिट्री बेस मतलब एक ही है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे एक मिसाइल फेंकी थी, तो हम वहीं खड़े थे देख रहे, तो एक मिसाइल हमारी आंखों के सामने भी। अच्छा, ये पहले ये हमला हुआ। आप यूक्रेन में कौन सी जगह थे? इवानो-फ्रांकिव्स्क। अच्छा, तो ये बॉर्डर वहां से कितनी दूर है आपके यहाँ से? रोमानिया बॉर्डर हमारे यहाँ करीब 240 किलोमीटर। अच्छा, तो जब ये हुआ, हमला हो गया, फिर जो कॉलेज प्रशासन था उसने क्या किया फिर आप लोगों के साथ? किस तरह का बिहेवियर रहा उसका? कोऑपरेटिव रहा या उन्होंने पल्ला झाड़ लिया? क्या किया? उन्होंने तो काफी पल्ला झाड़ लिया पहले। तो हाँ, कॉलेज प्रशासन ऑनलाइन क्लास थी, क्लास ले रहे थे। अच्छा, टीचर्स आए, क्लास भी ले रहे थे हमले के बाद भी। अच्छा। हाँ, कहते कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराओ मत। अच्छा जी। तो अब आप तो अपने हॉस्टल में ही थे, उसके बाद फिर आप बंकर में गए या? बंकर हमारे हॉस्टल में मतलब बंकर है नहीं। अच्छा। हाँ, तो बहुत गड़बड़। रात हुई, रात में अलार्म बजा पूरे शहर में। हाँ, पूरा इमरजेंसी का अलार्म लग गया कि अब अटैक होने वाला है। ग्रुप्स में मैसेज भी आ गया कि 1 से 2 के बीच में सेंटर पे अटैक होगा। सेंटर मतलब? हाँ, मतलब सिटी का जो सेंटर, सिटी सेंटर। हाँ, और हमारा हॉस्टल बिल्कुल सिटी सेंटर पे ही है। अच्छा। हाँ, तो पूरे शहर की लाइटें बंद करा दी गई सबको। तो हमारे बराबर में एक मार्केट है, रेनॉक नाम है उसका मार्केट का। ठीक है। हाँ, तो वहां पे लाइट जल रही थी काफी, 10 लाइटें। ठीक है। हाँ, तो पूरा सिटी बिल्कुल लाइट्स बंद था। हमने हॉस्टल के ऊपर वही लाइट जली, तो और ज्यादा घबराहट हो रही थी फिर देख के। हाँ, तो सीनियर्स का फोन आया कि बैग पैक कर लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए, जूते वूते पहन के रहो, एक पानी का बोतल डाल लो, अगर 1 और 7 बजे बस भाग लेना। तो जो इंडिया के आपने बताया लगभग 150 बच्चे थे आपके हॉस्टल में, तो साथ में निकले वो आपके? जी, सारे 150 पूरा हॉस्टल हम साथ। कब छोड़ा आपने हॉस्टल? कितने हॉस्टल छोड़ा था? सैटरडे को, सैटरडे 26। पहला हमला कौन सी तारीख को हुआ? पहला हमला हुआ था 24 को। अच्छा, पहला 24 की सुबह में। तो 2-3 दिन वहीं रहे? 2 दिन। हाँ, 2 रातें ऐसी कटी थी, बस बयान कर नहीं सकते। नींद आने का तो सवाल ही नहीं था। जूते पहन के एकदम पूरी रात, शूज पहन के, बैग टांग के, जैकेट डाल के रात भर ये बैठे रहते इसी इंतजार में कि गिरेगा, कब भागना पड़ जाएगा। वो तैयारी जो थी वो भागने की थी बिल्कुल। एक रूम में हम तकरीबन 15 से 20 दोस्त बैठे थे। घबराहट इतनी थी कि एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा था, बस बैठे हुए थे। वाकई ये घबराहट वाली बात तो, क्योंकि इस तरह की चीजें बच्चों ने कहाँ फेस की होती हैं। कौन से और एक दिन पहले फर्स्ट ईयर ही है। अच्छा, फर्स्ट ईयर है जी। तो अभी गए होगे आप? मैं अक्टूबर में गया था। वैसे तो मैं भी सिस्टर की शादी थी, मैं 5 फेब को गया था यहाँ से। अच्छा, 5 फेब को गए थे आप जी। तो
ये बताइए, जिस तरह के ये हालात बने, आप लोग वहाँ पे थे, जी। फिर वहां से निकले कैसे? मतलब दूतावास की तरफ से निकाला जी, गया हाँ। या आप लोग खुद निकले थे? यूनिवर्सिटी ने हम्म। बस का मतलब प्रोवाइड बस कराई थी हमारे लिए। अच्छा। हाँ, वहां तक पहुंचने के लिए रोमानियन रोमानी बॉर्डर तक। और जिसके थ्रू हम गए थे, हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कंसल्टेंसी है, यूरेशिया एजुकेशन लिंक, तो उन्होंने वो ही हमारे सब देखभाल कर रहे थे। वो एम्बेसी भी गए थे, कीव में 2 दिन वहां रहे, उन्होंने बात की कि हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए निकलवाइए, तो उन्होंने हमारे लिए 4 बसें कराई थी। अच्छा, और इंडियन एम्बेसी का किस तरह का रवैया रहा है? इंडियन एम्बेसी का रवैया, इंडियन एम्बेसी रोमानिया का तो बहुत अच्छा रहा। अच्छा। जो रोमानियन में इंडियन एम्बेसी है, हाँ हाँ। वो एम्बेसी तो काफी अच्छे थे। ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं था। अच्छा। क्योंकि बॉर्डर्स पे जो दिक्कत आ रही थी, क्योंकि फॉर्म्स भरे थे सारे, हाँ। काफी फॉर्म, कम से कम जिस दिन एक निकलने से पहले 10 से 15 फॉर्म भर दिए थे कि एम्बेसी का फॉर्म, बॉर्डर का फॉर्म। तो हमें लग रहा था हाँ, फॉर्म के थ्रू हम शायद निकल जाएंगे, लेकिन वहां जाके देखा तो ऐसा कुछ हम नहीं ये था। सवाल इसलिए कर रहे हैं आपसे जी। कि जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि एम्बेसी बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रही है, जी। लेकिन जो हम स्टूडेंट्स की वीडियो देख रहे हैं वो लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि हम फोन करते हैं, कोई उठाता नहीं। वो वीडियोस आपने देखे होंगे, कुछ नहीं, लड़कियों फोन कर रहे थे तो एम्बेसी से डायरेक्ट बात हो रही थी। जिसने भी जब भी फोन करा, जिस स्टूडेंट ने भी, कॉल जरूर उठी है। ऐसा नहीं हुआ कि कॉल नहीं उठाया। दिक्कत ये है जी। कि उस कंडीशन में एम्बेसी भी उसी हालात में जिसमें स्टूडेंट है, किसी एम्बेसी दूसरे देश में एम्बेसी क्या कर सकती जी। है, ये भी है सोचने वाली बात। मेन प्रॉब्लम ये एम्बेसी कीव में है। कीव में 27 की सुबह में 25 की सुबह में 1 घंटे में 18 मिसाइल डाली थी कीव में। तो उन्हें तो अपनी जान कीव बचाना कितना मुश्किल छोटा होगा। सा शहर है, हमारे बरेली से 4 गुना मान लो, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। तो उसमें 1 घंटे में 18 मिसाइल, मतलब वो अपनी सब जान बचाने लगे। प्लस कुछ स्टूडेंट्स निकलने के लिए गए थे वहां से, अलग अलग शहर से फ्लाइट लेने के लिए। फ्लाइटें एक साथ में कैंसिल हो गई, कुछ लोगों की अगले दिन फ्लाइट थी। जैसे 24 में फ्लाइट थी, मेरा एक दोस्त है बिहार से, उसकी 24 में फ्लाइट थी, 23 को वो कीव पहुंच गया था। ठीक है जी, तो वो वहीं फंस गया, फ्लाइट का कैंसिल, अटैक हो गया कीव। तो उन सबको भी एम्बेसी ने रखा था, जितने भी बच्चे कीव में थे अदर कंट्रीज के। तो अपने एम्बेसी में ज्यादा सेफ है बाहर के मुकाबले। भाई अगर कोई और कंट्री अगर वहां पे मिसाइल गिराता है तो कौन से एम्बेसी, तो उनके निशान, उनके जो रडार होता है उसमें होती है कि इंडियन एम्बेसी है, कोई भी किसी एम्बेसी जितने भी बच्चे एम्बेसी में थे, वो कल शाम को वीडियो आई थी मेरे फ्रेंड की, वो सारे बॉर्डर के लिए चल दिए, वहां से निकल लिए। हाँ, तो आप बाईपास कहाँ सीधा रोमानियन बॉर्डर गए या वहां से जो हमारे पास जो खबरें हैं कि वहाँ पैदल भी चलाया गया? हाँ, पैदल। मसला ये है पैदल चलने का, रोमानियन बॉर्डर पे काफी भीड़ है, तो ट्रक्स और कार्स की लाइन लगी हुई है, क्योंकि यूरोप में आपस में सभी निकलते रहते हैं। अच्छा। क्योंकि यूक्रेनियंस जो छोड़ रहे हैं वो विद कार जा रहे हैं। अच्छा। और जो गुड्स वगैरह, मतलब सामान है, सामान ट्रांसपोर्टेशन, वो ट्रक्स भी चल रहे हैं। अच्छा। तो उस वजह से काफी जाम लग गया, तो बस करीब 8-10 किलोमीटर पहले छोड़ देती है, वहाँ से सब, तो फिर वहाँ से सब पैदल ही जाते हैं। फिर आप जब रोमानियन बॉर्डर पहुंचे तो इंतजार करना पड़ा आपको? काफी इंतजार होना। जब हम अपनी सिटी से निकले थे तो बहुत सुकून, दिल में खुशी आ गई थी कि हाँ अटैक से बच गए। जब बॉर्डर पहुंचे फिर जाके और ज्यादा टेंशन बढ़ गई कि यहाँ तो बहुत ही गंदा हाल है। तो ये देख रहा था कि 2-3 दिन पहले से बॉर्डर क्रॉस कर ही नहीं सकते। अच्छा। हाँ, क्योंकि -4-5 डिग्री टेम्परेचर था, कोई शेल्टर नहीं था। हमने ये सुना था कि यहाँ शायद वहाँ पे कुछ होगा, कैंप टाइप होगा कि यहाँ ऊपर से छत तो होगी सर पे, जिसमें हम जाके वहाँ पे बैठ जाएंगे सुकून से। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, तो बाकी घबराहट काफी हो गई। बर्फबारी होना शुरू हो गई थी, वो तो ऊपर वाले का शुक्र हो गया। बस भीड़ में निकल गए, इन चीजों से थोड़ा गुजरे हुए हैं, थोड़े लो क्लास से हैं, तो भीड़ में घुसे, धक्का मुक्की ये करके तब भी हम करीब 5 बजे बॉर्डर पे पहुंच गए थे। और शाम के मगरिब के टाइम 5 बजे पहुंच गए थे और 4 बजे बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। कितने बच्चे थे जब आप पहुंचे वहाँ पर? करीब 3-4 हजार 3-4 हजार बच्चे थे वहाँ पे अलग अलग सिटीज से। अच्छा। तो सारे हमारी सिटीज के ऑलमोस्ट उसी एक ही साथ गए थे हम, करीब 1200-1300 तो। अच्छा। तो जब आप रोमानिया पहुंचे फिर उन लोगों का रवैया कोऑपरेटिव रहा हो? हाँ, ठीक था रवैया, क्योंकि हमारे जो कॉन्टेक्ट थे जिनके वो ही सारा देख रहे थे, वो साथ में ही गए थे हमारे। अच्छा। तो उन्हीं ने ही पूरा निकलवाने। अच्छा, ये बताइए वहाँ पर जब आप अयाज पहुंचे, जब आप अपने हॉस्टल में थे, तो इससे पहले जब हॉस्टल में तो खाना मेस की तरफ से होता होगा। हाँ। जब ये अटैक हुआ तो खाना बंद, मेस का भी बंद, सब खाना बंद हो गया, क्योंकि मेस हॉस्टल से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। अच्छा। हॉस्टल में ही नहीं है प्रॉपर। अच्छा जी। फिर खाने वाने का कैसे? फिर तो जिस दिन अटैक हुआ था सुबह में तो ये बोल दिया खाना इकट्ठा कर लो। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कर्फ्यू लगने वाला है। हाँ। और कैश निकाल लो, क्योंकि कार्ड्स नहीं चलेंगे हम। अच्छा। हाँ, तो सुबह में हम जो कुछ खाना ला सके काफी ले आए थे।
अच्छा। पास्ता वास्ता ये सारी चीजें, ब्रेड जूस बिस्किट वगैरह ये लेके आ गए थे, और कैश भी थोड़ा सा निकाल रहे थे। अच्छा, वहां से कैश निकाल हाँ, लिया था। क्योंकि एटीएम की बहुत लंबी भीड़ थी, उसमें लाइन में लग के कैश वो निकाल तो रहे पैनिक थे। हो ही गए लोग पैसे हाँ, निकालने हाँ, के हाँ लिए। जी। एटीएम में भी एक लिमिटेड कैश होता है। हाँ, एटीएम का कैश 3 घंटे में खत्म हो गया था सुबह में। अच्छा, वहाँ सारे एटीएम्स का, क्योंकि अच्छा। वहाँ पे एटीएम बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब हर गली पे एक ऐसी बाहर लग रहा है, अपनी तरफ प्रॉपर ऐसे नहीं होते हैं, बाहर एक मशीन रखी होती है, निकाल लो जाके। तो भी सारा कैश खत्म हो वो भी गया। सारा कैश खत्म हो गया। अच्छा, फिर खाना पीना फिर कैसे किया फिर आप लोगों ने? खाना पीना ये हॉस्टल में खाने का वैसे तो मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि घबराहट की वजह से कहाँ खाना खा मिलता है। हाँ, भूखी कहाँ लगती है, भूख ही नहीं लगती है, बस वही जूस पी के कर लिया, क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। हाँ। और बाकी तो बस। तो वहाँ जब आप जो बच्चे थे, वहाँ लड़कियाँ भी थी लड़के? हाँ, सारे लड़कियाँ लड़की दोनों। लड़कियाँ कितनी थी वहाँ पर? लड़कियाँ करीब 30-40 लड़की हैं हॉस्टल में। अच्छा, तो ये जो आपका जो बैच निकला था, जी। जिसमें लगभग आप बता रहे हो 25 बच्चे तो पहले ही आ गए थे, जी। बाकी 125 लड़के थे वहाँ हाँ, पर, 120 तो क्या आप सारे लोग आ गए वापस वहाँ से? जी, सब लोग यहाँ इंडिया। हाँ। इंडिया में अभी मेरे हॉस्टल से हम करीब 10 बच्चे आए हैं। अच्छा, मेरे साथ 5 बच्चे आए थे, 3 कल आ गए और आज 2 आए हैं, यानी टोटल 10 आए। टोटल 10 बच्चे हैं सब। अभी वहीं पर बाकी सारे बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं, सारे उसमें शेल्टर्स में। देखिए, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद कहीं ना कहीं सेफ्टी तो है। हाँ, काफी जैसे अभी safety है। आरिफ भाई से भी बात चल रही थी कि आरिफ भाई की बेटी ने भी बॉर्डर जो है वो क्रॉस करके वो रोमानिया पहुंच गई हैं। तो बॉर्डर अगर क्रॉस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मुश्किलें तो कम होंगी। मुश्किलें तो कम होंगी, पर वही है कि हमारे साथ वाले जब तक इंडियन नहीं आ जाएंगे ना, तब तो घबराहट लगी रहेगी, क्योंकि मेरे रूममेट 3 दिन हो गए शेल्टर में, वो अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है। अच्छा। बिजनौर के हैं वो। अच्छा जी, उनका नाम हाफिज सनाउर रहमान। अच्छा। हाफिज है वो माशाल्लाह। अच्छा, तो वो अच्छा। वहीं पे हैं, चलिए, वहाँ घबराहट की बात करें तो ये हाँ, घबराएंगे कि देखिए। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कब फ्लाइट है, कुछ इन्फॉर्मेशन अब काम जो है वो ज्यादा शुरू हो गया है। जी हाँ, एयरफोर्स के भी एयरफोर्स के आज विमान है, एक पहुंच भी गया है और आज शायद चल भी दिया होगा। अब जो है देखो, फ्लाइट्स में तो एक लिमिट होती है जी। कि भाई इतने ही बच्चे बैठेंगे। जब एयरफोर्स के आएंगे वो तो ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करेगी। जब एयरफोर्स हमारी पहुंचेगी तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकालने की कोशिश करेगी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ यार, जब आप वापस यहाँ आ गए, जब आप रोमानिया में आ गए, उसके बाद फिर कितने दिन के बाद फ्लाइट आपको मिली? जी, मैं रोमानिया बॉर्डर मैंने क्रॉस किया था करीब 4 बजे। ठीक है। 4 फिर अंदर पहुंचे, इमिग्रेशन हुआ। ठीक है। इमिग्रेशन होके बाहर गए, बॉर्डर से मतलब क्रॉस करे, बाहर बस खड़ी थी। हाँ। और एम्बेसडर थे हाँ। वहाँ के, जो रोमानिया में इंडियन एम्बेसडर हैं, उन्होंने देखा सबको, बस थी पहले से, बस में बैठे और डायरेक्ट एयरपोर्ट ले गए। चलो, ये भी बहुत अच्छा हुआ। यू आर वेरी लकी कि आप जैसे ही पहुंचे वहाँ पर, तो बस भी तैयार थी। बस भी तैयार थी, हाँ पहले। और क्योंकि बस फिर 1 घंटा बीच में रुकी थी, वहाँ पे थोड़ा बहुत खाया, फ्रेश हुए। वो तो रोमानिया में ही रुकी? रोमानिया में रुकी थी। फिर वहाँ से हम करीब 1 बजे पहुँच गए थे दोपहर के। अच्छा। एयरपोर्ट 1 बजे पहुँच गए थे और 4 बजे तक हमारे लिस्ट में नाम आ गया था। अच्छा। हाँ, और फिर हमारा बोर्डिंग हो गया। अच्छा, घर वालों से लगातार कॉन्टेक्ट? घर वालों से कांटेक्ट जब हम 3 बजे हम पहुंचे थे, जब हमें बस ने उतारा था। हाँ। दोपहर में तारीख 26 तारीख को, सैटरडे को। तो यहाँ घर वालों को तो जब भी सुकून मिला जी होगा, हाँ, हम 3 बजे बॉर्डर पहुंचे थे। घर वालों को मैंने मैसेज डाल दिया था कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है, हम बॉर्डर पहुंच गए, यहाँ पे कोई अटैक नहीं होगा, जब भी निकलेंगे निकल जाएंगे। क्योंकि हमें पहले से ये इतला कर दिया गया था कि 1 हफ्ता भी लग सकता है। अच्छा, ये बताइए। कि 1-2-4 दिन बॉर्डर पे लग सकते हैं और 2-3 दिन बॉर्डर क्रॉस के बाद भी लग सकते हैं, फ्लाइट अवेलेबल होने में। अच्छा। तो हम पहले से घर वालों को बताया कि 1 हफ्ता करीब लग सकता है, घबराने की जरूरत कर लिया था खुद जी, को। घबराने की जरूरत है नहीं। हमने भी सारा सामान ले लिया था, ब्लैंकेट भी ले आए थे साथ में, इसीलिए एक, ताकि अब वहाँ पे ओढ़ने के लिए कोई परेशानी हो। अच्छा, आयाज ये बताइए, अब क्या इरादा है आगे हाँ, फ्यूचर में क्या इरादा है? क्योंकि जिस तरह के हालात आप लोगों ने फेस किए वहां पर, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि उस कंडीशन में रहना कि बाहर मिसाइल्स गिर रहे हो, बमबारी हो रही हो, जैसा आपने बताया, अटैक्स हो रहे हो, और हम अपने घरों में हो, और एकदम से वहां पर आखिरी ख्वाहिश यही होगी सब लोगों की कि किसी भी तरह से सिक्योर तरीके से यहाँ से निकलकर अपने घर पहुंचे। अब क्योंकि आप घर पर आ गए हो, वहां पे हमारी ख्वाहिश थी कि हम घर पहुंचे, अब आप यहाँ आ गए हो, आप MBBS कर रहे थे वहां से, अब क्या प्लान है आपका? अगर वहां पे हालात सुधरते हैं, दोबारा घर वाले भेजने को क्या कह रहे हैं, घर वालों का क्या है? जी हाँ, जाना तो होगा ही, जाना होगा। हाँ, हालात सुधर जाएंगे इंशाल्लाह, और नहीं सुधरेंगे तो फिर नहीं होगा। अच्छा। और अगर बिल्कुल नॉर्मल हो गए हालात तो जाएंगे।
चलिए अयाज, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे लंबी तफसीली बात हुई, वहाँ के हालातों के बारे में पता लगा कि वहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि इंडिया में अगर हम बैठे हैं तो वहाँ पर क्या चल रहा है वहाँ पे वही लोग बेहतर बता सकते हैं जो उन हालातों को फेस करके आए वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अयाज। ये मेरे साथ थे अयाज अंसारी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग जुड़े रहते हैं। और मैं अयाज से बात करके महसूस हुआ कि किस तरह के हालात हैं वहाँ पर, या बच्चे हमारे किस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं। अयाज बहुत खुशनसीब हैं कि सही वक्त में घर वालों से आकर मिले, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे अभी वहाँ पर हैं जो उन मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, और आ जाएंगे। हम तो ये दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो लोग अपने माँ बापों के साथ आकर मिलें और जो हालात हैं कि माँ बाप पर तो जो बीतती है वो बीतती ही है, लेकिन जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी परेशान होते हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप किसी भी मज़हब से हैं, आप अपने अपने धार्मिक स्थलों में जाएं, दुआ करें कि वो बच्चे जल्दी से जल्दी सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आकर अपने परिवार से मिलें, और जो माँ बाप जो परेशान हैं, जैसे अभी हमारी आरिफ भाई से बात हुई, आरिफ भाई इमोशनल हो गए, और क्योंकि हम भी इंसान हैं तो कहीं ना कहीं किसी की आंख में आंसू नहीं देखे जाते हैं, तो जब कोई सामने रोता है तो दिल को तकलीफ़ होती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सबका साथ दीजिए, और जो कोई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं और वो आपके आसपास रहते हैं, आप उन्हें जाइए, उनकी हिम्मत बढ़ाइए और उनसे ये कहिए कि आपका बच्चा सकुशल वापस आ जाएगा। ऐसी मुश्किल घड़ी में हिम्मत के 2 बोल भी बहुत काफ़ी होते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।